1. P is for dominant allele and Q is for recessive allele. P यानी कि हम बोल रहे हैं A और A, that will be equivalent to A square, या हम बोल सकते हैं P square. हार्डी-वेनबर्ग कहता है कि इनका सम भी इक्विवेलेंट टू 1 आने वाला है. So this one is the Hardy-Weinberg equation. Hi everyone, welcome to my channel. Today we are going to dive into the fascinating world of population genetics. This topic is from the chapter number 6 of your textbooks from class 12th. The chapter name is evolution and the topic name is Hardy-Weinberg principle, or we can say Hardy-Weinberg equilibrium. हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम में, जो कि आपके नीट एग्जाम में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके अंदर आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा. एक क्वेश्चन फाइनली आपको वहां पे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से मिलेगा. इसके क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से ट्रिकी आते हैं आपके एग्जाम में, नॉट ओनली इन नीट, इट इज ऑल्सो रेलिवेंट टू सीबीएसई. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये टॉपिक दोनों एग्जाम्स में ही 100% श्योरिटी के साथ देखा जाएगा. और क्वेश्चंस में हम हमेशा फंस जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है बेटा वो ट्रिकी आएंगे. तो इस वीडियो के एंड में आप हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है क्या, उसका इक्विलिब्रियम कैसे काम करता है, कौन सी कंडीशंस में काम करेगा, कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन की हम यहाँ बात करेंगे, 3 पीक्स की हम यहाँ बात करेंगे जिसपे 101% क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है. इसके बाद PYQs हम सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, क्वेश्चन के जितने भी टाइप्स इसमें बन सकते हैं वो हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल. सो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद PYQs वी विल डू हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है क्या, ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल हमें क्या कह रहा है. सो जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दिस प्रिंसिपल सेज दैट allelic frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation. हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल हमें कहता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन के अंदर अलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा स्टेबल रहेगी. बेटा आप लोगों ने जब जेनेटिक्स स्टार्ट की होगी तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा डोमिनेंट करेक्टर, रिसेसिव करेक्टर, देन होमोजाइगस डोमिनेंट करेक्टर, होमोजाइगस रिसेसिव करेक्टर एंड हेट्रोजाइगस करेक्टर. तो वो जो कंडीशंस हैं वो हमेशा स्टेबल रहेंगी ऐसा बोला जा रहा है. मींस बेसिकली हमारे पास 2 तरह के करेक्टर्स होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. डोमिनेंट जो करेक्टर है और रिसेसिव जो करेक्टर है वो दोनों जब मिल जाएंगे, एक पॉपुलेशन की जब हम बात करेंगे तो उसका सम जो है वो हमेशा 1 आएगा. तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डोमिनेंट करेक्टर है जिसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए से, और एक हमारे पास रिसेसिव करेक्टर है दैट इज फॉर फ्रॉम द स्मॉल लेटर ए. इनका जो सम टोटल है दैट विल बी इक्वल टू 1, इट विल रिमेन कांस्टेंट, ऐसा हार्डी-वेनबर्ग का कहना है. इसके अलावा उन्होंने क्या किया, ए को पी से डिनोट किया, यानी कि डोमिनेंट करेक्टर को हम पी से डिनोट कर रहे हैं और रिसेसिव को हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं. तो पी और क्यू वहां पे क्या है वो भी आपको पता होने चाहिए कि ए इज फॉर द डोमिनेंट वन एंड स्मॉल ए इज फॉर द रिसेसिव वन. लेकिन क्वेश्चन में इसको बदला भी जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखना. तो इस टॉपिक को ध्यान से समझते हुए पहली इक्वेशन जो है दैट इज P प्लस Q इज इक्वल टू 1. P इज फॉर डोमिनेंट अलील एंड Q इज फॉर रिसेसिव अलील. दूसरी इक्वेशन क्या है, वो कहते हैं कि P यानी कि हम बोल रहे हैं A और A, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू A स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं P स्क्वायर. फिर वो बोलता है कि Q यानी कि हम बोल रहे हैं स्मॉल a, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द A स्क्वायर, या फिर हम इसको बोलेंगे Q स्क्वायर. देन 2PQ दैट मींस 2 कैपिटल A स्मॉल a, यानी कि हमारा है वही सेम 2AA हो जाएगा, और यहां हम लिख सकते हैं 2PQ. हार्डी-वेनबर्ग कहता है कि इनका सम भी इक्विवेलेंट टू 1 आने वाला है. सो दिस वन इज द हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन. सो ये 2 इक्वेशन बेटा हमारे पास हैं. आइदर वी कैन से P प्लस Q इज इक्वल टू 1, आइदर वी कैन से P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1. और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता हो तो ये फॉर्मूला किसका है, P प्लस Q का होल स्क्वायर. तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ.
और इसको इक्विवेलेंट मान के चलते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्वल टू 1। तो उनका कहना है कि एक पॉपुलेशन के अंदर सम टोटल जो भी है एलिलिक फ्रीक्वेंसी का वो इक्वल टू 1 रहेगा। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉपुलेशन, उसके अंदर 100 टोटल इंडिविजुअल्स हैं। फॉर एग्जांपल 100 जब है तो 60 टॉल हैं और बेटा 40 जो है वो ड्वार्फ है। तो यहां पे हमारा रेशियो जो है वो क्या आ जाएगा, रेशियो मैं निकाल रहा हूं तो क्या आ जाएगा 60-40 का रेशियो आ जाएगा। या हम बोल सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6:4 आ गया। इसको भी कैंसिल आउट करना चाहिए ना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3:4 का रेशियो हमारे पास आ गया। अब पॉपुलेशन को मैं बढ़ा दूं, एक 200 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन का इंडिविजुअल नंबर बढ़ता रहे लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके अलील की फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। तो यहां पे क्या होगा, 200 हमने बढ़ा दिया यहां पे, तो यहां पे बोल रहे हैं कि 200 में अब यहां पे 120 डबल कर दिया, देखो कि डबल पॉपुलेशन हो गई तो डबल यहां कर दिया, टॉल रहेंगे और 80 जो है वो ड्वार्फ रहेंगे। अगेन द रेशियो विल बी 3:2। सो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम हमें यही सजेस्ट करता है कि एक पॉपुलेशन के अंदर अलीलिक फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, राइट। होप सो आपको ये समझ आ गई है बात। सेकेंड है द जीन पूल। जीन पूल बेटा होता है टोटल नंबर ऑफ जीन्स। व्हाट इज जीन पूल? टोटल नंबर ऑफ जीन्स और देयर अलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स अ कांस्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये हमें सजेस्ट करता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। सम टोटल ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। दिस इज हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम हमें सजेस्ट करता है। 1 या 2 नंबर में आ जाए तो हमें ये आपको लिख के आना है वहां पे, इनमें से एक पॉइंट भी आप लिख के आ सकते हो, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है, अब हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है कब काम करेगा, तो क्या यहां पे लिखा हुआ है मैंने, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। किन किन अजम्पशंस पे काम करेगा, ये एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है। 3 चीजें आपने याद रखनी है। हार्डी वेनबर्ग काम करता है जब पॉपुलेशन का साइज लार्ज हो, मेटिंग इज रैंडम, रैंडम मेटिंग कर रहे हैं वो, देयर आर नो म्यूटेशंस, कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, मतलब जीन पूल जो है वो कांस्टेंट रहे, इक्विलिब्रियम रहे, तभी वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को पुट कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रेशर ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो। ये टर्म्स हैं क्या, हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको के पास क्वेश्चन आ गया कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कौन सी अजम्पशन पे बेस्ड करता है। तो बेटा 3 बातें आपने लिख के आनी है। नंबर 1 इज द पॉपुलेशन साइज शुड बी लार्ज, number 2 is mating is random, and number 3 is there are no mutation, gene migration, selection and genetic drift, right। और यही चीजें हार्डी वेनबर्ग को अफेक्ट भी कर सकती हैं। मींस व्हाट, कि हो सकता है कि जो वैल्यू है वो 1 ना आ रही हो, यानी कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो इक्विलिब्रियम यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है। यदि 1 वैल्यू नहीं आ रही, दैट मींस देयर इज सम वेरिएशन, देयर इज सम म्यूटेशन। So we are having a problem over there, जिसको हम डिस्कस करेंगे। यहां पे आपको YY यानी कि डोमिनेंट करेक्टर दिया हुआ है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, लेकिन आपको ये समझ आ गया तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आराम से। सो बेटा जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी हमें 0.49, 0.42 एंड 0.09, आप इन तीनों को प्लस करेंगे बारी बारी, यानी कि फॉर्मूला आप लगाएंगे p² प्लस q² प्लस 2pq, इट शुड बी इक्वल टू 1। लगा के देख लेते हैं, p² प्लस q² प्लस 2pq, इट शुड बी इक्वल टू 1। सो p² हमें दिया हुआ है 0.49। ध्यान रखना y यानी कि y² दिया है आपको, उसके बाद q² दिया है हमें 0.09 प्लस 2 pq दिया हुआ है हमें 0.42। अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन दी हुई है, ठीक है, तो हम इसको प्लस करेंगे,
तो बेटा ये 1 के इक्वल आ रही है, देख सकते हो। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2 इंटू पी क्यू नहीं करना, क्योंकि हमें ये हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी बताई है, ये 2 पी क्यू ही आपको दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा 0.42 ही आपने यहाँ पे प्लस करना है, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे आपने नहीं करना है, इस बात का ध्यान देंगे। तो ध्यान से सुनेंगे अब इस बात को। उसके बाद है नंबर ऑफ अलील्स इन अ जीन पूल, और टोटल जीन आपको दी हुई है 1000। तो 1000 टोटल जीन्स हैं आपके पास। 0.49 इसकी फ्रीक्वेंसी थी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगी 490, और यहां पे क्योंकि 0.42 आपको 2 पी क्यू दिया हुआ है, आपने पी क्यू निकालना है, तो इसका हाफ हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.21, और इसका नंबर आ जाएगा हमारे पास 210, क्योंकि टोटल नंबर जो है वो 1000 है। क्लियर। नेक्स्ट इसी तरह से 0.09 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने 210 इसको यहाँ पे प्लस कर लिया। तो ध्यान से देखो 490 प्लस 210 700, 210 प्लस 90 इज इक्वल टू 300। अब हमने क्या किया है, देखो डोमिनेंट करेक्टर जो भी था 0.49 था, उसके अंदर हमने हेट्रोजाइगस कंडीशन को ऐड किया। इसी तरह से रिसेसिव के अंदर भी हमने ऐड किया, क्योंकि रिसेसिव में y और y है, और y यहां पर भी है। इसी तरह से डोमिनेंट में कैपिटल Y है और कैपिटल Y यहां पर भी, दोनों में प्लस कर लिया। हमारे पास टोटल इंडिविजुअल जो आ जाते हैं 700 प्लस 300, ये टोटल जीन आ गए हमारे पास। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे टोटल कितना आया 700, और मतलब y का टोटल कितना आया 700, टोटल कितने हैं 1000। तो 700 को 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है 0.7। इसी तरह से क्यू की आ गई हमारे पास 0.3। ये सब सॉल्व करना बहुत कम आता है, इसके बाद जो सॉल्व करना है वो ज्यादातर एग्जाम में आएगा, एंड दैट इज वेरी इजी। समझ लोगे तो आप, बहुत ज्यादा इजी है आपके लिए। ध्यान से देखेंगे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हार्डी-वेनबर्ग एनालिसिस क्या कहती है हमें, पी की फ्रीक्वेंसी 0.7, क्यू की फ्रीक्वेंसी 0.3, तो हमें पी स्क्वायर निकालना है बेटा, और पी स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ था, यानी कि वाई स्क्वायर हमें दिया हुआ था 0.49, ये स्क्वायर था, यानी कि पी स्क्वायर हमें दिया था 0.49, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, तो ये आ जाएगा 0.7। इसी तरह से वाई स्क्वायर दिया हुआ है हमें 0.09, कितना दिया हुआ है 0.09, लेकिन आप अंडर रूट लगा के स्क्वायर हटाओगे तो आ जाएगा 0.3, राइट। इसी तरह से वाई यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई मींस 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.3, इट विल बी 7 3 21, और ये आ गया पॉइंट आपका, तो 21 आ जाएगा आपका पी क्यू। क्लियर। पी स्क्वायर आ गया 7.7 स्क्वायर, 2 पी क्यू हमने निकाल दिया है यहाँ पे, और क्यू स्क्वायर 0.09। तो ये तो समझाने के लिए था किस तरह से फ्रीक्वेंसीज को आप निकाल सकते हो। 0.49, 0.42, 0.09, ये टोटल में से फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। टोटल हमने कैसे निकाला, इंडिविजुअल्स हमें दिए हुए हैं, इतने इंडिविजुअल हैं 245, 210 एंड 45। अब 0.49 और ये यहां भी है फ्रीक्वेंसी, हमने यहां से इसको 0.21 को प्लस कर दिया, क्योंकि यहां पे दोनों है, कैपिटल वाई भी है स्मॉल वाई भी है, तो यहां भी ऐड किया हमने इस चीज को और यहां भी ऐड किया। क्लियर। नेक्स्ट है कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को या इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कब काम नहीं करेगा। चलिए, सो फैक्टर्स कैन डिस्टर्ब द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इंक्लूडिंग दीज थिंग्स। नंबर 1 इज म्यूटेशन, जब भी कोई चेंज आएगा तो हमारा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो अफेक्ट होने वाला है। Introduce new alleles into the population that will might affect your equilibrium constant value. Next is natural selection. Changes gene frequencies because some alleles help or harm reproductive success. देखो natural selection, और हम बोले डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस क्या है, जब वो रिप्रोड्यूस बेटर कर पाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन फिटनेस पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती है, वो भी रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं या कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो जिससे एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में फैक्टर्स अफेक्ट करेगा। सो बेसिकली ये फैक्टर्स वो हैं जो हमारी इक्वेशन की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर ना आके कुछ और वैल्यू आने वाली, कम या ज्यादा। क्लियर। चलिए,
नेक्स्ट है नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग का मतलब क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस होगी, रिकॉम्बिनेशन होती है, जिसकी वजह से गैमेट्स जो है हमेशा एक जैसे नहीं बनते, रेंडमली नहीं बनते हैं वहां पे। तो नॉन रैंडम मेटिंग हो रही है, डिस्टर्ब्स द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये आप लिख के आ सकते हो। नॉन रैंडम मेटिंग भी एक ऐसा फैक्टर है जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है जेनेटिक फ्लो। जेनेटिक फ्लो का मतलब क्या मतलब होता है? एक पॉपुलेशन है आपके पास, अब इस पॉपुलेशन के अंदर कई बार क्या होता है, नई जीन्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, इमिग्रेशन हो जाता है, या फिर कुछ जीन पूल वहां से निकल जाए तो एमिग्रेशन हो गया। दोनों ही कंडीशंस में जीन फ्लो होता है। एक पॉपुलेशन के अंदर न्यू जीन्स आर बीइंग एडेड, देन इट इज अ जीन फ्लो, एंड सम जीन्स are coming out of the space, then it is gene flow. So what is there? New alleles are transferred into a population when two population breed. तो दो population जब breed करती हैं, gene migration बोल सकते हो, gene flow बोल सकते हो, that is gene flow. तो gene flow भी होगा, then equilibrium नहीं रहेगा। gene flow के कारण ही genetic drift रहेगा। Means what? Allele frequencies show or grow higher or lower by chance. टिपिकली इन स्मॉल पॉपुलेशन। समझो ध्यान से, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब बार बार इस तरह से हो रहा है तो एक जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाएगा। या हम बोले कि चेंज जो है इतना रैंडम है, इतना बड़ा है कि एक नई पॉपुलेशन वहां से निकल के आई है, उसको हम फाउंडर्स अफेक्ट भी बोलेंगे। और उस पॉपुलेशन को जिसमें एक बड़ा चेंज आया है, जेनेटिक ड्रिफ्ट आया है, दैट इज योर फाउंडर्स अफेक्ट, दैट इज योर फाउंडर्स पॉपुलेशन ऑल्सो, दैट इज योर फाउंडर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। मीन्स एक पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस जा रहे हैं, तो चेंजेस आना, जीन फ्लो होना ही रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए। और इससे जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने कब बोला? जब एक नई पॉपुलेशन आके खड़ी हो जाती है, एक नई स्पीसीज हमारे पास आके खड़ी हो जाती है ड्यू टू द चेंजेस, ड्यू टू द जीन फ्लो, देन इट विल बी द जेनेटिक ड्रिफ्ट। एंड इसी जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से जो पॉपुलेशन पहली बार हमारे पास सामने आई, ड्यू टू द जीन फ्लो, ड्यू टू द जेनेटिक ड्रिफ्ट, देन इट विल बी द फाउंडर्स अफेक्ट, राइट? सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि आपके जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि म्यूटेशंस, नेचुरल सिलेक्शन, नॉन रैंडम मेटिंग, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, जिससे हम बोल रहे थे P + Q = 1, P² + Q² + 2PQ = 1, दैट 1 विल बी डिस्टर्ब्ड। वो 1 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो बच्चों, जो बच्चे सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूंगी, ये जो जितने भी तुम्हारे पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स हैं, इनको तुम रट के जाओगे, क्लियर? इनके बारे में समझ के जाओगे। बेसिकली है क्या? म्यूटेशन मतलब आपको पता है चेंजेस, फिर नेचुरल सिलेक्शन, नॉन रैंडम मेटिंग यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट से पढ़ने से पहले आपको जेनेटिक जीन फ्लो आपको पढ़ना होना चाहिए। जीन फ्लो क्या है? जीन्स का माइग्रेट करना, आइदर इनसाइड आउदर आउटसाइड, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है दैट इट विल कॉज फॉर द जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये ज्यादा होने की वजह से एक पॉपुलेशन में एक बड़ा चेंज दिखाई देता है, एक बाय चांस, दूसरा वर्ड याद रखना हमने, बाय चांस। जीन फ्लो जब बाय चांस हो और एक बड़ी पॉपुलेशन यानी कि बड़ा चेंज आ जाए, then it will be genetic drift. So by chance जीन फ्लो को आप जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बोल सकते हो, ऐसा भी बोला जा सकता है। और एक नई पॉपुलेशन आपके पास आ जाए जो कि पुरानी पॉपुलेशन से अलग थी, जिसमें चेंजेस आए, जिसका जीन फ्लो हुआ, that will be your founders effect, right? So hope so आपको यहां तक क्लियर हो चुकी हैं चीजें। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, हमने अभी पिछले स्लाइड में बात की थी नेचुरल सिलेक्शन की। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी हमने देखा कि हमारा कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन में यहाँ पे 3 चीजें हैं हमारे पास। पॉपुलेशन आइदर कैन बी स्टेबलाइज्ड, फर्स्ट वाला ग्राफ जो है वो स्टेबलाइजेशन के लिए है। पॉपुलेशन आइदर कैन बी स्टेबलाइज्ड और पॉपुलेशन आइदर कैन बी डायरेक्शनल, एंड द थर्ड वन इज डिसरप्टिव। बेटा ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा देखे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको बड़ा ध्यान से हम पढ़ेंगे। नंबर 1 स्टेबलाइज, देखो ये हमारा एक पैरामीटर है जिसको देख के हमें इसको डिस्टिंग्विश करना है। सो फर्स्ट में हमने क्या देखा? फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड। मीडियम साइज इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पे।
लेकिन स्टेबलाइज हो चुकी। जब हमारी पीक जो है वो नैरो होती चली जाएगी, देखो यहाँ पे ब्रॉड पीक है इस तरह से है, लेकिन पीक जो है नैरो होती चली जाए, इसके कंपेयर में ये पीक आपकी नैरो है, अब इसके कंपेयर में ये पीक जो है हमारी नैरो है, देन द पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज कर रही है, स्टेबल हो रही है। क्लियर? एक करेक्टर की तरफ स्टेबल हो रही है। एक है डायरेक्शनल, इसमें क्या होगा, पीक जो है वो शिफ्ट हो रही है, ये वैल्यू जो है आपकी उस साइड जा रही है, मतलब ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, यानी एक तरफ शिफ्ट हो रही है, देन इट विल बी डायरेक्शनल। इसमें क्या हुआ, पीक पॉइंटेड होती जा रही थी, इसमें शिफ्ट होती जा रही है। अब यहां हम क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे दो पीक्स देख पा रहे हैं, यानी कि कुछ करेक्टर वैसा ज्यादा मिल रहा है, कुछ करेक्टर इस तरह का ज्यादा मिल रहा है हमें, देन इट विल बी डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। सो तीन तरह का नेचुरल सिलेक्शन है। नंबर वन, ज्यादा दिमाग पे बोझ नहीं डालना है, जो चीजें समझा रही हूं वो समझो। नंबर वन, पीक जो है नैरो होती जा रही है, हाइयर होती जा रही है, देन स्टेबलाइज्ड। पीक जो है वो हमारी एक साइड पे शिफ्ट होती जा रही है, देन इट विल बी द डायरेक्शनल। एंड पीक जो है हमारे पास दो पीक आ गई, इसको तो समझना बहुत इजी है और इसको ध्यान में देना भी बहुत जरूरी है कि भाई आपकी जो दो पीक आ गई हैं तो आपकी जो है डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन है। तो नेचुरल सिलेक्शन हमने तीन तरह का यहाँ पे देख लिया, जिसकी वजह से तीन तरह के अफेक्ट जो है अलग अलग पॉपुलेशन पे देखे जा सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, जो आपका हार्डी-वेयरनबर्ग इक्विलिब्रियम है, बेटा ये सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, इसके अलावा जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए ये एक बेटर टूल है, मैं बोलूंगी आपको, क्योंकि जब भी हमारी पॉपुलेशन स्टेबल नहीं होती या क्या चेंजेस आए हैं, क्या वेरिएशंस आए हैं, इन सबको स्टडी करने के लिए हमारे पास एक ये बेटर टूल है। सो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चंस करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, तो एक एक क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से पढ़ोगे आप। क्वेश्चन नंबर वन, इन द Caucasian population of the US, it's a dog breed, 2500 बेबीज में से एक जो है is affected by a recessive condition। recessive condition है मतलब 2500 डॉग्स हैं तो उसमें से एक को रिसेसिव करेक्टर है, कंडीशन का नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन दिस पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, बेटा डोमिनेंट कौन सा होगा, जो अफेक्टेड नहीं है, सिस्टिक फाइब्रोसिस रिसेसिव है, एक आया हमारे पास, लेकिन 24 हमारे पास यहाँ पे 2499 हमारे पास क्या आ जाएंगे, डोमिनेंट वाले आ जाएंगे। तो 2499 2500 में से हमारे क्या है, डोमिनेंट करेक्टर वाले हैं, और जब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे इट विल बी 98%, इवन ये 99% के इक्वल आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे अलील की फ्रीक्वेंसी पूछी है तो 0.98, परसेंटेज पूछेंगे तो 98% या 99% आपका आंसर आएगा, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो 0.98 आपका आंसर आने वाला है, क्योंकि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अगेन इसको आप डिवाइड करके देखोगे तो कुछ इस तरह की ही आपके पास रेशो आने वाली है। वैसे भी क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है 2500 में से एक सिर्फ वो रिसेसिव है, तो 90 मोर देन 90% हमारा क्या रहेगा, डोमिनेंट करेक्टर यहाँ पे रहने वाला है। मोर देन 90 मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.98 रहने वाली है यहाँ पे। कोई कंफ्यूजन? सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि एक सैंपल हमने लिया जिसके अंदर ए पॉपुलेशन हैज 36% ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। क्या बोल रहे कि होमोजाइगस रिसेसिव जो है वो हमारे पास आ रहा है, यानी कि देखो होमोजाइगस रिसेसिव वैसे तो हम इसको लेते हैं क्यू स्क्वायर से, तो वो हमारे पास कितना आ रहा है 36%। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए, अलील ए कितना रहने वाला है वो हम देखेंगे इसके अंदर। तो बेटा परसेंटेज को मैं हटाऊं यहाँ पे और फ्रीक्वेंसी मेरी आ जाएगी 0.36, तो क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा 0.36। अब मैं स्क्वायर को हटाना चाहूं क्योंकि मेरे को सिर्फ ए के बारे में पूछा है, यानी कि क्यू के बारे में पूछा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, स्क्वायर को हम हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.6, मीन्स परसेंटेज आप निकालोगे तो आ जाएगा 60%। सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है for both the things that is NEET and CBSE।
Now the question number 3. This is more important. 360 out of 1000 individual. 360 out of 1000 individual. In a population have a genotype of AA. यानी कि ये हमारा कैपिटल ए है. 480 have कैपिटल A स्मॉल a. ये है 480 आउट ऑफ 1000. द रेस्ट 160 ये हमारा स्मॉल ए है, इसको करेक्ट कर लेना, स्मॉल ए आएगा यहाँ पे. ये हमारा आउट ऑफ 1000 होमोजाइगस रिसेसिव आ गया. तो हमें पूछा गया है कि ए की क्या फ्रीक्वेंसी है, यानी कि कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है. देखो बेटा, वैसे तो इजिली यहीं से निकल जाएगा. आप इसको एलिलिक फ्रीक्वेंसी में लेके आएंगे तो 0.36 आ जाएगा. और 0.36 क्या है बेटा आपका, ए स्क्वायर है. अब स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, देन इट विल बी 0.6. ए आ गया हमारा 0.6 यानी कि 60% और 0.6. तो हमें यहाँ पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी ही बतानी थी, परसेंटेज नहीं बतानी थी. सो द आंसर विल बी बी. क्लियर? सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. A gene locus has two alleles. एक है हमारा कैपिटल है और दूसरा है हमारा स्मॉल है. If the frequency of dominant allele की फ्रीक्वेंसी बेटा हमें दी हुई है 0.4. अब ए नहीं दिया हमें, ये ए दिया है 0.4. Then the frequency of homozygous dominant. तो देखो बेटा, ये डोमिनेंट ही है. होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब ए, यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर और 4.4 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आ जाएगा, A प्लस ए शुड बी इक्वल टू 1. मीन्स P प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू 1. हमें A की वैल्यू मिल गई है कितनी, 0.4. तो दूसरे की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 जा, तो हमारा ये आ जाएगा 48. राइट. नेक्स्ट है, इसको सोल्व बेटा ध्यान से करना, दोबारा मैं करा देती हूं. देखो ध्यान से, जीन लोकस में 2 अलील्स हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, कैपिटल ए और स्मॉल ए. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट की कितनी है, 0.4. राइट. अब 0.4 डोमिनेंट की है, हमें ए स्क्वायर पूछा है क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट पूछा है. तो 4 4 जा 16, ये आ गई हमारी 0.16. फिर हमें पूछा है हेट्रोजाइगस के बारे में, यानी कि ए के बारे में. ठीक है. अब ए के बारे में पिछली बार हमने 2 नहीं लगाया, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.6 मल्टीप्लाई 0.4 और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. राइट. तो कितना आ जाएगा, 0.24 मल्टीप्लाई बाय 2, इट शुड बी इक्वल टू 0.48. सो हेट्रोजाइगस की आ जाएगी हमारे पास 0.48. देन हमें पूछा है होमोजाइगस रिसेसिव के बारे में. एक हमारा 0.4 आ रहा है क्योंकि P प्लस क्यू, अभी जो बताया मैंने आपको, P प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि 0.4 प्लस जो भी वैल्यू आएगी इक्वल टू 1 होनी चाहिए. तो यहां पे फिल करेंगे 0.6, देन 6 हमारा एक करेक्टर आ गया, 0.4 हमारा दूसरा करेक्टर आ गया. हमें पूछा है ए स्क्वायर के बारे में. यहाँ पे कैपिटल ए स्क्वायर निकाल चुके हैं, आप स्मॉल ले सकते हो इसको. तो ये हमारा आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई 0.6, दैट विल इक्वल टू 0.36. दिस विल बी द आंसर. राइट. सो ए वी विल चूज फॉर द आंसर. ए यहां पे हमारा आंसर रहने वाला है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. What does P square in the below mentioned Hardy-Weinberg equation indicate? बेटा P square क्या बताती है? P square देखो होमोजाइगस डोमिनेंट को बताती है, Q square होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर को बताता है, एंड दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन. सो फर्स्ट ऑप्शन कहता है इंडिविजुअल्स दैट आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट नहीं, P square बताता है होमोजाइगस डोमिनेंट को. फिर है हमारे पास इंडिविजुअल्स हैविंग अ लीथल अलील, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. इंडिविजुअल्स दैट आर होमोजाइगस डोमिनेंट, यस दिस वन इज द आंसर. सो वी विल चूज सी ऑप्शन ओवर देयर. राइट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6.
25 individuals in a stable population are homozygous dominant. 25 individuals जो हैं वो homozygous dominant हैं. Then the individuals that are expected to be homozygous recessive. homozygous recessive आपको निकालना है, तो ध्यान से समझो बेटा. देखो 25 जो है वो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल एक स्टेबल पॉपुलेशन के अंदर होमोजाइगस डोमिनेंट है, राइट. तो हमने पहले ही पढ़ा P प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू 1. स्टेबिलिटी के दौरान हार्डी इक्विलिब्रियम जो है वो काम करता है यहाँ पे. और 25 मतलब इसको हम 25% निकाल लें तो हमारा ये 0.25 आ जाएगा. 0.25 ये बेटा P स्क्वायर आया है हमारा, तो यहाँ पे 0.5 हमारा P आ जाएगा. हमें Q निकालना है, तो Q जो है 1 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा Q भी कितना आएगा, 0.5 आएगा. P भी 0.5 है, Q भी 0.5 है, मीन्स P भी 25 इंडिविजुअल के साथ रहेगा और Q भी जो है वो हमारा 25 इंडिविजुअल के साथ ही रहने वाला है. क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने हैं नीट वाले स्टूडेंट्स को. सीबीएसई वालों के पास फिर भी टाइम होता है, तो कुछ चीजों को आप अपने दिमाग में बिठा लो कि स्टेबल पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी होते हैं. 11 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे, इसमें से इवन एक क्वेश्चन तो बेटा 2 बार रिपीट हुआ है आपके नीट एग्जाम के अंदर. सो क्वेश्चन होने यही वाले हैं आपके, बस इसकी जो वैल्यूज हैं वो आपको वहां पे चेंज मिलेगी. तो कुछ चीजें आप याद भी कर सकते हो. स्टेबल पॉपुलेशन के अंदर यदि होमोजाइगस डोमिनेंट करेक्टर आपको जो भी दिया है, सेम आपका रिसेसिव करेक्टर वहां पे रहने वाला है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. कंसिडर अ पॉपुलेशन ऑफ अ शीप टू बी इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. द allele फॉर ब्लैक वूल has an allele frequency of 0.81. एक ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास और दूसरे के लिए दिया हुआ है 0.19. Then the percentage of heterozygous individuals in the population is. आपको heterozygous के बारे में यहाँ पे ढूंढना है, तो बेटा 0.81 and 0.19 ये हमारे पास है. अब देखो 0.81 ये क्या दिया हुआ है हमें, P दिया हुआ है, तो P स्क्वायर हमारा 0.81 एंड देन Q स्क्वायर आपका कितना आ गया, 0.19. तो अब इक्वेशन लगाएंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, इट शुड बी इक्वल टू 1. देन इट विल बी 0.81 प्लस 0.19 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.81 मल्टीप्लाई 0.19. अब हमें पूरा इक्वेशन करने की जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में, हम अक्सर इन क्वेश्चंस को अप्लाई कर देते हैं. हमें सिर्फ इस कंडीशन को उठाना है, 2PQ को. क्लियर? तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0.81 मल्टीप्लाई 0.19. तो बेटा ये जब हम परसेंटेज निकालेंगे, आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 31%. सो द आंसर विल बी 31%. अप्रोक्सीमेटली जब परसेंटेज पॉइंट में आंसर आएगा, जब आप परसेंटेज में 0.3 ऐसे कुछ आंसर आएगा, जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, यू विल गेट टू नो कि हमारा जो आंसर है दैट विल बी इक्वल टू 31%. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. द कंडीशन इज असेंशियल फॉर अ पॉपुलेशन टू बी इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. इनमें से कौन सी फैक्टर या कौन सी कंडीशन जरूरी है ताकि हम हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम लगा सकें. रैंडम मेटिंग बताया था आपको, कोई म्यूटेशंस नहीं होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन का साइज हो, ये तीनों ही कंडीशन जरूरी है. सो द आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 9. द स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द हार्डी-वेनबर्ग लॉ द बेस्ट. इनमें से कौन सी कंडीशन हार्डी-वेनबर्ग लॉ को सबसे बेस्ट तरीके से समझाती है हमें. सो बेटा इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एक्सपेक्टेड अलील फ्रीक्वेंसीज मैथमेटिकली. कोई तुक नहीं बनता इस वाले ऑप्शन का. इन लार्ज पॉपुलेशंस डोमिनेंट अलील्स बिकम वेरी प्रेवलेंट. ऐसा कुछ नहीं है कि लार्ज पॉपुलेशन होगी तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही आपको शो होगा. अलीलिक फ्रीक्वेंसीज चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ लार्ज पॉपुलेशन, ऐसा भी जरूरी नहीं है. दिस वन मींस मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस इन अ लार्ज पॉपुलेशन डज नॉट चेंज अलील फ्रीक्वेंसी. इवन आपका हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल आपको कहता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन में आपकी अलील फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टेबल रहती है, और ये बेस्ट डिस्क्राइब्ड है ऑप्शन बाय डी के साथ. सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि इससे 11 क्वेश्चन है हमारे पास, 11th क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीट हुआ था नीट में, बट मैंने आपको क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो बदल दिया है. तो हम एक बार इसको रीड करेंगे
So this one is the last question. This is true of the population which are included in Hardy-Weinberg equilibrium. So entities migrate constantly. क्या हार्डी इक्विलिब्रियम कहता है कि माइग्रेशन होनी चाहिए? नहीं भाई. Populations should be limited and small. Population large बोला था उन्होंने. Mating is random. Yes, this one is the answer. डी भी पढ़ लेते हैं. प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज अकरिंग. बिल्कुल भी नहीं जी. सो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मेटिंग जो है वो रैंडम होनी चाहिए, रिकॉम्बिनेशन वहां नहीं होना चाहिए, तभी हमारा हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो काम करता है. नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैं बोल ही रही हूं आपको, ये रिपीट है. देखो ऑप्शंस आपको वही सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका बदल गया है यहाँ पे. हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ. इनमें से कौन से फैक्टर के एब्सेंस में काम करेगा? जीन फ्लो, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन. यस, ये 3 नहीं होंगे तभी वो काम करेगा. सो द ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज. सो बेटा ये बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो हम कर सकते थे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पे. सो आपने इस क्वेश्चन को देखो बेटा, पहले तो आपको हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है क्या वो समझना है, किन कंडीशंस में ये काम करेगा. इक्वेशंस मैंने 2 बताई, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू इज इक्वल टू 1. ये आपने याद रखना है. सबसे बेस्ट यहाँ पे है यदि थ्योरेटिकल पेपर आया तो, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं. कुछ टर्म्स आपने याद करनी है. जीन माइग्रेशन क्या है, जीन फ्लो क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, फाउंडर्स इफेक्ट क्या है, ये आपको याद रखना है. इसके अलावा क्वेश्चंस का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, उसको आप ध्यान से सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द आंसर्स. और कोई भी आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक मैं पहले करा दो, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एज वेल. ये जो आपकी स्लाइड है ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगी. एंड इवन जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, 100% शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड्स. वो बोर्ड्स के लिए है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके जितने भी टॉपिक्स अभी तक कराए हैं और जो और भी ऐड होने वाले हैं, यदि वो आपने समझने हैं, वीडियोस देखनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी, और प्लेलिस्ट को भी अपने चैनल में डाल लीजिए, ताकि जैसे ही हम एक वीडियो डालें उसमें आपको नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाए. थैंक्स अ लॉट.